चलिए दोस्तों, आइए एजुकेशन जिला में आपका स्वागत है उज्जवल कुमार के साथ। जी, मेरा नाम उज्जवल कुमार है। तो आज द्रव अवस्था के बारे में जो कि पढ़ रहे थे, आज उसी का एक नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, आर्द्रता। देखिए, आर्द्रता क्या होता है, क्वथन क्वथनांक में अंतर क्या होता है, दाब और क्वथनांक में जो इफेक्ट होता है, ये दोनों का अंतर समझेंगे। बाष्पन और क्वथन में अंतर क्या होता है, इसके बाद फिर गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आर्द्रता क्या होता है। वायुमंडल में जलवाष्प धारण करने की क्षमता ही आर्द्रता कहलाती है। अर्थात वायु में एक निश्चित टेम्परेचर पे जलवाष्प होती है, यदि उस निश्चित टेम्परेचर पे जो जलवाष्प होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा उसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता आ गया, तो वैसे वायु को क्या कहेंगे, आर्द्र वायु। और यदि उससे कम हो, धारण करने की क्षमता उससे भी कम जाए, एक निश्चित ताप पे जो जलवाष्प है किसी वायुमंडल में, तो वायुमंडल के कण में, तो उससे भी अगर कम जाए पहले वाले जो टेम्परेचर है, तो वैसे वायु को शुष्क वायु कहा जाता है। तो आर्द्र वायु और शुष्क वायु में क्या होता है अंतर, ये समझ गए। देखिए, आर्द्रता है जो बाष्पन पे निर्भर करता है, अर्थात बाष्पन शुष्क वायु के सापेक्ष जो होता है, नमी वायु में बाष्पन की क्रिया स्लो होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि गर्मी की ऋतु में कह सकते हैं कि शुष्क वायु शुष्क हो जाता है, और ठंड और बारिश के ऋतु में क्या होता है, वायु में आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसी से एक क्वेश्चन आता है, जो कि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी टाइप के, ये सभी को बता दिए जाएंगे अच्छे से। और देखिए क्या है कि गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसके कारण क्या है कि बाष्पन की क्रिया है जो गर्मी में तेज़ी से होता है, वायु शुष्क होता है, आर्द्रता नहीं रहता है, तुरंत सूख जाता है। लेकिन बारिश में क्या होता है, ठंड में नहीं सूखता है, जल्दी नहीं सूखता है। इसी तरह से ये तो बहुत ही आसान है कि बारिश में सूखेगा या ठंड में सूखेगा, ये तो कोई बता देगा। लेकिन क्या होता है कि एक इसी से क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, एनडीए सीडीएस में, कि बताइए कि जाड़े के दिनों में पहले कपड़ा सूखेगा या बारिश के दिनों में पहले कपड़ा सूखेगा, है ना। तो इसमें सही आंसर इसका आपको क्या होगा, गर्मी के दिन, ये जाड़े के दिनों में आपका कपड़ा सूख जाएगा पहले, बारिश में नहीं सूखेगा। क्यों? क्योंकि बारिश में क्या होता है, आर्द्रता पाया जाता है बारिश के दिनों में वायुमंडल में। और देखिए, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता, आर्द्रता अगर जितना कम होगा वायुमंडल में, उतना ही तेज़ी से बाष्पन होगा, और बाष्पन होने से क्या होगा, कपड़ा तुरंत सूख जाएगा। ठीक, तो चलते हैं और आगे। अच्छा, इसी के साथ और भी कुछ बताते जाते हैं, जैसे कि सुराही में रखा हुआ जल ठंडा क्यों हो जाता है। गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र पहनने की सलाह क्यों दी जाती है। गर्मी में पसीना आने पे हमें ठंडक की अनुभूति क्यों होती है। ये सब के पीछे क्या है, बाष्पन जितना तेज़ी से होगा, हमारे शरीर में ठंडक उतना ही तेज़ी से होगा। देखिए, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल बढ़िया से लेते हैं और बताते हैं। देखिए, गर्मी के दिनों में सुराही में रखा हुआ जल ठंडा क्यों हो जाता है। वास्तव में होता है क्या है कि मिट्टी, सुराही मतलब मिट्टी का पात्र, घड़ा, इसमें जो जल रहता है, इसमें बहुत सारा छिद्र होता है। ये जल है जो छिद्र के थ्रू यहाँ पे आता है, सतह पे आता है, और सतह पे जल वाष्प का जो कण होता है, ये वायुमंडल में धीरे धीरे क्या होता है, वाष्प का रूप लेके चला जाता है। आखिर ये जाता कैसे है, मतलब वाष्प बदलने के लिए क्या चाहिए, वाष्प में बनने के लिए तो ऊष्मा चाहिए। तो ये जो ऊष्मा लेगा कहाँ से, तो ये जो ऊष्मा है, इसको ये जल से ही लेता है। ये जो जल के कण है, इसी से ऊष्मा लेकर के ये वायुमंडल में बाकी जो कण होते हैं ये निकलते जाता है, और इससे ऊष्मा लेकर के बाष्पन की क्रिया होते रहती है। तो यही प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, सुराही में रखा हुआ जल धीरे धीरे कुछ समय के बाद ठंडा हो जाता है, और पीने में, गर्मी में पीने के लिए क्या होता है, सुराही का जल यूज किया जाता है, जो कि फ्रिज से तो बढ़िया है। और इसके बाद समझ सकते हैं कि गर्मी में सूती वस्त्र पहनने की सलाह क्यों दी जाती है। तो गर्मी में सूती वस्त्र पहनने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि जो बाष्पन की जो क्रिया है, वो दर होता है, वो सूती वस्त्र में अधिक होता है। मतलब सूती वस्त्र पहनने से क्या होता है ना, कि बाष्पन की क्रिया का जो दर है वो बढ़ा देता है। और आप लोग को पता है, अभी बताएं, जैसा कि बाष्पन की क्रिया के लिए टेम्परेचर चाहिए, और टेम्परेचर वो लेगा कहाँ से, तो वो हमारे शरीर से लेगा, और जितना तेज़ी से शरीर टेम्परेचर लॉस करेगा, उतना ही हम लोग को ठंडक की अनुभूति होगी। ठीक, इसी तरह से देखते हैं क्या होता है कि गर्मी के दिनों में पसीना चलने के बाद हम लोग को ठंडा अनुभव होता है, पसीना चलने के बाद ठंडा का अनुभव होता है। तो ऐसा क्यों होता है, पसीना चलने के बाद जो पसीना होता है हम लोगों के शरीर का, वो वायुमंडल में क्या होता है, वाष्प का रूप लेकर के मिल जाता है, और वाष्प का रूप लेने के लिए हमारे शरीर उसको टेम्परेचर देता है, हमारे शरीर से टेम्परेचर लेता है, इसलिए हमारे शरीर को क्या होती है, ठंडक की अनुभूति होती है। तो ये कुछ पॉइंट था
इसके बाद क्वथन और क्वथनांक में अंतर क्या होता है, तो जैसा कि बताया गया क्वथन और क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव है जो अपने द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था का रूप लेता है वही निश्चित ताप उसका क्वथनांक कहलाता है, और यह प्रक्रिया क्वथन कहलाती है। तो मेरे ख्याल से क्वथन और क्वथनांक दोनों में अंतर जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए दाब का प्रभाव क्वथनांक पे क्या पड़ता है। देखिए दाब दाब की जो कि पहले वीडियो में परिभाषित कर दिए गए थे, दाब घनत्व ये सब बता दिया गया। आप लोग ये जा कर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, प्रीवियस वीडियो वाले जितने भी वीडियो हैं। अब देखिए दाब एक बार फिर से बता देते हैं यहाँ पे। देखिए दाब होता क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो दाब बराबर लिख सकते हैं, दाब बराबर क्या लिख सकते हैं कि बल बटा क्षेत्रफल, और दाब का मात्रक क्या होता है, यूनिट पास्कल। इसको पास्कल भी बोला जाता है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोला जाता है, पास्कल। इसका दाब का मात्रक होता है। ठीक, प्रेशर, दाब का मात्रक प्रेशर पास्कल। देखिए वायुमंडलीय दाब लगता क्यों है, तो ये लगने, इस वायुमंडलीय दाब लगने के पीछे यही रीज़न है कि हमारे वायुमंडल में अनेक परत पाए जाते हैं। अनेक परतों से क्या होता है, दबाव मारा जाता है, लगाया जाता है, जिसके कारण वायुमंडलीय दाब लगता है। अब वायुमंडलीय दाब हम लोग को क्यों नहीं अनुभव होता है, तो हमारे शरीर भी ठोस द्रव गैस से मिलकर बना हुआ है। ठीक, हमारे शरीर में जितने भी तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, नेचर में जितने भी 118 तत्व अभी तक खोजे गए हैं, जिसमें एलिमेंट्स, जिसमें 19 तत्व हैं, ये सब हमारे शरीर में पाए जाते हैं। सोना, हीरा, रेडियम, सभी चीज़ पाया जाता है। तभी तो हम लोग को गुस्सा आता है रेडियम से। रेडियम जितने भी रेडियो सक्रिय तत्व है वो क्या होता है, अपना विस्फोट करने के कारण ये होता है ना, उष्मा देता है ना, इसी तरह से आदमी भी गुस्सा आता है। ये सब नेचर से जुड़ा हुआ है, ये सब टॉपिक अलग हो जाता है। अभी जो चल रहा है वो उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, दाब क्या होता है पता चल गया, दाब क्यों लगता है ये भी पता चल गया, दाब के क्वथनांक का प्रभाव क्या होता है ये बता रहे हैं। देखिए जैसे जैसे दाब ऊपर जाएंगे ना, दाब बढ़ाएंगे ना, तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। सॉरी, दाब बढ़ाएंगे क्वथनांक बढ़ेगा, दाब घटाएंगे क्वथनांक घटेगा। और जैसे जैसे ज़मीन से ऊपर जाया जाता है, ठीक ना, वैसे वैसे दाब क्या होता है, कमते जाता है। अब एक लेयर से दूसरा लेयर पर गया तो 3 ही लेयर का ना दबाव लगा, फिर आगे चल जाएंगे तो 1 लेयर का दबाव। इस तरह से जैसे जैसे ऊपर ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो दबाव कम जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि ठंड के दिनों में ये पहाड़ पे खाना बनाने में परेशानी होती है। क्यों, क्योंकि देखिए जो वायुमंडलीय जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो समुद्री सतह से मापा जाता है। समुद्री सतह पे इसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसका मान वायुमंडलीय दाब घटते जाएगा, और घटने से क्या होगा, टेम्परेचर भी इसका क्या हो जाएगा, क्वथनांक पर जो पॉइंट होता है वो भी कम जाएगा। जहाँ जल नीचे जो ज़मीन पे है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, उबलता है, वहीं आप लोग पहाड़ पे जाइएगा तो यही जल है जो क्या होगा, अगर इसका आधा हो जाएगा तो 50 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगेगा, बहुत ऊपर जाएंगे तो। ठीक, ऐसे माना जाता है 25 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाने पे वायुमंडलीय दाब खत्म हो जाता है। और यदि खत्म हो गया तो आप भी नहीं रह पाएंगे। आपको मतलब कहने का मतलब, कोई आदमी अगर चांद पे अंतरिक्ष में जाता है तो वहाँ पे वायुमंडलीय दाब खत्म हो जाता है। इसलिए वहाँ पे एक विशेष प्रकार का कपड़ा पहनाया जाता है ताकि हमारे शरीर के प्रेशर को वो बनाए रखे, हमारे शरीर क्षतिग्रस्त ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब कम जाता है। इसी कारण क्या होता है, भोजन बनाने में कठिनाई होती है। कुछ लोगों को पता नहीं रहता है, वो पहाड़ के ऊपर जाते हैं तो इतना देर हो गया खाना नहीं बना, तो यही मेन रीज़न होता है इसके पीछे। ठीक, अब देखिए जो वायुमंडलीय दाब होता है ये 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, ऊंचाई, टेम्परेचर, गुरुत्वाकर्षण। ठीक, देखिए गुरुत्वाकर्षण, देखिए ऊंचाई के साथ क्या होता है, अगर ऊंचाई यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मान लीजिए यहाँ पे अगर ऊंचाई बढ़ रहा है, ठीक, अगर जैसे जैसे आप लोग को ऊंचाई बढ़ेगा तो टेम्परेचर ये क्या होगा, प्रेशर भी कमते जाएगा, है ना। ऊंचाई पे प्रेशर कमेगा, और जैसे जैसे नीचे आएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ते जाएगा, सॉरी। ऊपर जाएंगे कमेगा, नीचे आएंगे बढ़ेगा। तो ऊंचाई के साथ ये रिलेशन होता है। इसके बाद आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर के साथ भी ये रिलेशन है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम जाएगा, और प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कम जाएगा। ये दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल का मान जितना बढ़ता है उतना ही प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। अब देखिए एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग को बताते हैं जो कि अभी तक अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। देखिए क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब जो होता है विषुवत रेखा पे,
ये सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है विषुवत रेखा पे, सूर्य की किरणें क्या क्या होती है, सीधी पड़ती है। सीधी पड़ने के कारण क्या होता है, वायुमंडल गर्म हो जाता है, और गर्म होने से वायुमंडल गर्म हो जाता है तो ये जो इसका घनत्व होता है वो क्या हो जाता है, कम जाता है। अब घनत्व कमने से क्या होता है, वायु हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है। अब हल्की होकर ऊपर उठ गई तो यहाँ पर तो दबाव लगा नहीं, अर्थात टेम्परेचर बढ़ा तो दबाव कम गया। आप लोग को पता होगा विषुवत रेखा पे क्या होता है, ज़्यादा गर्मी पड़ता है, हल्के होने के कारण वायु ऊपर उठ जाती है, और यही प्रक्रिया के कारण समुद्री समीर, स्थलीय समीर, ये सब का निर्माण होता है। तो ये तो ज्योग्राफी का पार्ट है, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो चल रहा है उसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, जैसे कहने का मतलब है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दोनों पे पृथ्वी का जो आकर्षण क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आकर्षण क्षमता ज़्यादा होने के कारण ये क्या होगा, पृथ्वी पे आकर्षण क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण ये प्रेशर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए बोला जाता है कि ध्रुव पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा या विषुवत रेखा पे। तो गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विषुवत रेखा पे कम और ध्रुव पे क्या होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे ज़्यादा प्रेशर बनेगा, है ना। इसके बाद आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पे कम जाता है। ध्रुव पे जैसे जाइएगा बर्फ़ मतलब ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, मतलब ठंड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब ठंड बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, वायु का घनत्व बढ़ जाएगा, और बढ़ जाने के कारण वायु भारी हो जाएगा। तो भारी हो जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बहुत ज़्यादा लगेगा ही, क्योंकि हल्की होती तब ना वायु ऊपर उठ करके ये हल्की प्रेशर कम जाता है। यहाँ पे तो नहीं हुआ ऐसा, तो यहाँ पे बोला जाता है कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ध्रुव पे क्या होता है, वायुमंडलीय प्रेशर ज़्यादा और विषुवत रेखा पे कम। क्यों होता है, इसके पीछे ये रीज़न था। तो और इसमें एक और आप लोग एग्जांपल समझ सकते हैं दैनिक जीवन में। जैसे हम लोग फ्रूटी पीते हैं ना, फ्रूटी में क्या होता है, एक पैप डाल देता है। पैप डालने के बाद क्या होता है, हम लोग इसको अंदर से खींचते हैं, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जाता है द्रव, इसके थ्रू हम लोग पीते हैं। तो ऐसा होता क्यों है ना, ये भी वायुमंडलीय प्रेशर के कारण ही होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है ना, हम लोग इन्हें से खींच रहे हैं, यहाँ से वायु है जो उस पर दबाव डाल रहा है। अब लोग बंद रहता है, लग रहा है ऐसा कि बंद रहता है, तो बंद रही तो ग्लास है, इसमें तो पता चल रहा है, लेकिन फ्रूटी तो बंद रहता है, तो फ्रूटी बंद रहता है। लेकिन जब बंद है तो भी तो वायुमंडलीय दाब ऊपर से पड़ रहा है, हम लोग घींचते हैं तो वहाँ पे और ज़्यादा पड़ता है। इसलिए जितना तेज़ी से घींचते हैं उतना ही तेज़ी से ये आ जाता है हमारे जो भी मतलब पीते हैं, पीने में आसानी होती है वायुमंडलीय दाब के कारण ही। देखिए वायुमंडलीय दाब के कारण क्या होता है, जो बैरोमीटर होता है उसके थ्रू मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर में यदि पाठ्यांक, जो बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है वो अचानक मतलब अचानक क्या है, ऊपर जा रहा है ना, ये अचानक नीचे आ गया, इस तरह से पाठ्यांक है इसमें अचानक नीचे आ गया, एक भाई एक गिर गया नीचे की तरफ गिर गया, एक भाई एक नीचे की तरफ आ गया, तो समझ लीजिए क्या होगा, आंधी तूफान आने की संभावना है। और यदि धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो वैसे स्थिति में बारिश होने की संभावना है। और यदि वायुमंडलीय बैरोमीटर में पाठ्यांक जो है धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो वैसे में क्या होता है, मौसम साफ़ होता है। और यही बैरोमीटर का प्रयोग करके क्या किया जाता है, फोरकास्ट किया जाता है कि आज से 2 घंटा पहले या 2 घंटा बाद बारिश होने वाली है, संभावना है, इस तरह का कुछ भी फोरकास्ट किया जाता है। तो मेरे ख्याल से वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, ये सब में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। अब देखिए वाष्पन और क्वथन में अंतर क्या होता है। देखिए वाष्पन जो है यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर ही होता है, ठीक, और द्रव के भीतरी भाग में नहीं होता है। जबकि क्वथनांक क्या है, क्वथनांक में यह संपूर्ण द्रव में होता है, द्रव के भीतर भी होता है। यह स्वतः होने और दूसरा पॉइंट है, यह स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी ताप पे होता है। यह एक निश्चित ताप पर ही होता है जिसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्वथनांक के लिए एक निश्चित ताप होता है और वाष्पन के लिए कोई निश्चित ताप नहीं होता है, ठीक। और वाष्पन के कारण ये जो वाष्पन है ये सब ये जितना भी सब वाष्पन है ये किसी भी सतह पे हो सकता है, मतलब सब प्रत्येक सतह पे होता है। और क्या होता है इसके अलावा, टेम्परेचर इसके लिए कुछ खास मायने नहीं रखता है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है और पूरे द्रव में नहीं होता है। लेकिन क्वथन जो क्वथनांक होता है ये पूरे द्रव, क्वथन की प्रक्रिया पूरे द्रव में होती है, अर्थात पूरे संपूर्ण भीतर भी होता है और सतह पे भी होता है, ये कह सकते हैं। तो इस तरह से आपका वाष्पन और क्वथन में अंतर हो गया। अब पदार्थ की गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और कुछ प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। आज भर इतना ही।